विकृत हार्मोनी को कम करता है, ठीक है, विकृत हार्मोनी को कम करता है, ये सही बात है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर एक नॉर्थ पे रखो, साउथ पे नहीं रख करके, एक नॉर्थ पे है कॉइल, एक साउथ से पहले है, इसको शॉर्ट पिच बोलते हैं। एक तो इससे कॉइल कम लगेगा और दूसरा इससे हार्मोनी। ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जो उसका लोड एंगल पावर एंगल बोल रहा हूँ वो मैं डीप नॉलेज से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी मैं बोल दे रहा हूँ। तो ये तो क्या है, ये बात सही है। उसके बाद यह हाई स्टडी रिक्लोजर की सुविधा प्रदान करता है। हाँ, यानी ये बार बार जहां ऑन ऑफ की जरूरत है, ये भी सही है, दोनों बात सही है। जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है वो छोटी होती है और जल्दी बुझ जाती है, तेज परिचालन प्राप्त होता है, ये भी सही है। गलत क्या है, ये गलत है। छोटी होती है और जल्दी बुझ जाती है, जल्दी नहीं बुझता, ये लेट से बुझता है। तो सी एक गड़बड़ इसका आंसर है, 58 का सी हो जाएगा। कमेंट रिकॉर्ड दिखाइएगा तो अच्छा। कौन सी दवा बात भइल का? ये सभी बात सही है ना। अब देखो हाई स्पीड लिक्विड की सुविधा प्रदान करती है, ये भी सही है। जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है वो छोटी होती है और जल्दी बुझ जाती है, ये गड़बड़ है, सी गड़बड़ है। अच्छा, अलाव बोला है, अलाव मतलब हानि ना, यानी इसमें से कौन सा दोष, मतलब ये तो इसका गुण है लेकिन गुण भी है। ये देखो इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर के आग के खतरे की संभावना होती है, तो ये क्या है, ये अवगुण हो गया ना, ऐसा पाया जाता है। देखो ऐसा होगा, ये सर्किट ब्रेकर में ये गुण है, तो ये गुण है, तो ये अलाभ हुआ ना, ये क्या हुआ, उसका अलाभ हुआ, मतलब हानि वाली बात है ना। अगर मान लो कोई सर्किट ब्रेकर में आग लग जाए तो वो सर्किट ब्रेकर प्रॉब्लम हुआ ना, तो वही पूछा यहाँ अलाभ, बात तो सही है लेकिन अलाभ पूछा है, तो आंसर ए ही मारो, आंसर ए ही मारो, ठीक है। आंसर क्या मारोगे, ए ही मारोगे, अलाभ है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए होगा। देखो ये सभी का सभी सुनो, ये सभी का फिर ध्यान दो। बोल रहा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कौन हानि है, हमने इसमें टिक लगाया, ये बात सही है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में ये बात परफेक्ट बोला है, इस सर्किट ब्रेकर में आग लगने की संभावना होती है, ये भी बात परफेक्ट है। सुनो ध्यान से, यह ज्यादा स्पीड से चलता है इसलिए रेलवे में यूज करते हैं, ये भी सही है। जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है वो छोटी होती है और जल्दी बुझ जाती है, ये तो बात गलत है, ये गलत है, ठीक है। तेज परिचालन प्राप्त होता है, तो तेज होता है मतलब बहुत फास्ट होता है, यानी बी और सी सही बात है, एक ही बात बोला है। लेकिन अब सुनो, ये तो गलत बात है, ये ज्यादा समय लेता बुझाने में, ये बात गलत है। लेकिन हमें पूछा क्या है, इसमें से अलाभ क्या है, हानि क्या है, हानि क्या है ये पूछ रहा है। तो देखो हानि ये है जो इस सर्किट ब्रेकर में आग लगने की खतरा होता है, क्या होता है, आग लगने की खतरा होता है, इसलिए ये हानि हुआ, ये इसमें पाया जाता है, लेकिन ये इसका हानि भी हुआ, ठीक है। तो ये आंसर मारना बाद में कि ये सभी गुणे होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, ये छोड़ करके। हमें हानि पूछा तो हानि क्या होगा, ए फॉर एप्पल। नहीं हो जाएगा संजय कुमार चौधरी, आपका टेस्ट बदल गया ना, बिल्कुल बाद में भी दे सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सभी सही है, बस अलाभ पूछ रहा है, तो कोई सर्किट ब्रेकर में आग लग जाएगा तो ये बड़ी बात है ना। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये भी तो बताए थे। यानी बोला है वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इसको अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो एक टेक्निक अपनाते हैं जिसका नाम है PWM टेक्निक, जिसको बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यानी बी फॉर बॉल। ये भी बताए थे आपको, आंसर भी बताए थे, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं। देखो ये पोल है, लास्ट समय में मान लो ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, ध्यान देना, ये पोल है। अब ये पोल से तार गुजरा हुआ है, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद तार कहीं नहीं जाएगा, तो ये पोल क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, तो ये पोल झुकने की संभावना, इसलिए क्या करते हैं, इससे गे वायर, नाम क्या है, गे वायर। गे वायर को क्या करते हैं, यहाँ से जमीन पे जोड़ देते हैं, इसी गे वायर का और दूसरा नाम क्या है, स्टे वायर बोलते हैं, स्टे वायर बोलते हैं, ठीक। प्रॉपर ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल के खिंचाव से ये देखो खींच लेगा ना, खिंचाव से बचाने के लिए विपरीत तरह का एक तार लगाते हैं, उसको नाम क्या है, स्टे वायर, स्टे वायर। 75 नंबर आया, बहुत अच्छा। ये भी क्वेश्चन किए हैं, ये भी क्वेश्चन किए हैं, आंसर तो सबको याद ही होगा, याद होगा। सर कितना आता है, 2.5 आता है क्या, देख लेते हैं, पता नहीं। बोला ये केबल है, मान लो ये एक अंडरग्राउंड तार है, ये कंडक्टर है, इसका डायमीटर D है। अब तार अगर जमीन के अंदर से ले जाओगे तो उस पे कवच चढ़ाना पड़ेगा ना, इंसुलेशन। तो बोल रहा है ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो मान लीजिए ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ठीक। अगर ये तार ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो इसका मोटाई बोल रहा है यहाँ से यहाँ D है, तो बड़ा D है, क्या है, बड़ा D है। अब देखो इसके पास जो वोल्टेज होगा, जो नजदीक में जगह है वहां वोल्टेज क्या होगा, बताओ, जो नजदीक में है वहां ज्यादा वोल्टेज लगेगा। अगर कोई तार के सटा हुआ कुछ चीजें हैं तो जो नजदीक में उससे ज्यादा वोल्टेज, दूर जाएगा तो वोल्टेज कम लगेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ का वोल्टेज स्ट्रेस दिया हुआ आपको कितना, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 50 kVA, और यहाँ का कितना वोल्टेज दिया, वोल्टेज में अंतर होगा ना। अगर देखो ये चालक तार है तो चालक तार के पास ज्यादा वोल्टेज, दूर जाओगे तो घटते जाएगा, तो दूर का दिया हुआ कितना, नजदीक का 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, और दूर का 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, और नजदीक का 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है बताओ इंसुलेशन, ये कितना मोटा ऊपर से आप कवर लगाए हो, कितना मोटा इंसुलेशन लगाए हो, इसका साइज बताओ, ठीक है। देखो पूरा का पूरा D है यहाँ से यहाँ, लेकिन इस D में ये भाग तो किसका है बताओ, ये भाग है इस D का, तो बचा भाग क्या होगा, ये और ये दोनों मिला के क्या होगा, D माइनस D बचेगा। सुनो यहाँ से यहाँ का दूरी है D, लेकिन इस दूरी में तो ये दूरी भी जुड़ा हुआ है ना, बस इस दूरी का तो D दिया हुआ, आंसर D माना है D, तो ये और ये जो बचा है, मान लो ये X है, यहाँ से यहाँ X, तो ये भी तो X होगा ना, X होगा। अगर ये देखें ये X है, यानी ये अगर ध्यान दो 2X बराबर क्या हो जाएगा, D माइनस D,
होगा, ये x बराबर d में से ये घटा दो तो दोनों आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा d माइनस डी बाय 2। यही हमें x पूछा, ये मोटाई पूछा है, मोटाई। अब इसका फॉर्मूला जानते हो आप लोग, g मैक्स बाय g मिनिमम बराबर g मैक्स बटे d मिनिमम बराबर d बाय d, ठीक है, स्मॉल d। g मैक्स कितना है बताओ, 50 बाय g मिनिमम 10। d कितना है बड़ा वाला, तो d हमें नहीं पता है, d वाले पता करो। लेकिन छोटा d दिया हुआ, देखो यदि कंडक्टर का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है, यानी 2. ये छोटा d 2.5 दिया हुआ है, तो बताओ d क्या होगा, तो बताओ कितना हो गया, 5 2 10 12 12.5 हुआ सेंटीमीटर, यानी बड़ा d हो गया कितना, बड़ा d देखो यहाँ पे रखो, अब आंसर तो निकल गया, देखो बड़ा d कितना निकला 12.5 और छोटा d कितना है 2.5, अब भागा 2 होगा तो कितना हो गया 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, आंसर सी। तो ये क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, बार बार रिपीट होगा तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, स्टेप बाय 45 डिग्री पे लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते हैं लेकिन लगभग लगाते हैं, कभी कभी उससे कम पे भी लगाते हैं, तनाव पे डिपेंड करेगा। 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति ये किस 2 बार लिख दिया ना, किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करेगा, तो ये तो जानते हो NS बराबर 120 F बाय P। 120 F हमें पता करना है और P का मान दिया हुआ 2 पोल और NS दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 1500 आरपीएम, तो 1500 आरपीएम 120 F बटे 2, तो अगर F लिखोगे तो F बराबर क्या हो जाएगा बताओ 1500 गुना 2 बटे 120, ठीक, 2 छा के 12, ठीक। अब यहाँ देखोगे अगर तो 3, यहाँ अगर देखो तो 75 दूना 150, सॉरी यहाँ होगा, हाँ ठीक है 75, और अगर 3 से करोगे तो 3 दूना 6, यानी हो गया कितना 25। कट रहा है क्या, तो कट तो नहीं रहा, ऐसा कुछ देख लो कहीं मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, एक बार देख लेता है, डाटा सही है सही है सही है सही है, चलो सही है तो निकालो। F बराबर क्या हो जाएगा 1500 गुना 2 बाय 120, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब यहाँ से देखो अगर काटे तो 2 और 6 से कटा, ठीक है। अब देखो इसको अगर देखो 6 2 9 12 और 3 15, 25 से कटेगा, 25 हर्ज हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा D4 डॉग 25 हर्ज। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क क्या होगा, तो अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में होगा तो बताए थे T क्या होता है, समानुपाती वोल्टेज का स्क्वायर इनटू स्लिप इनटू प्रतिरोध, रोटर का प्रतिरोध रोटर का वोल्टेज, यही बताए थे ना। तो क्या क्या होगा बताओ, समानुपाती होगा किसका, स्लिप का, स्लिप के सीधे अनुपातिक, अनुपातिक मतलब ही समानुपाती होता है। पर कल वाला क्वेश्चन 50 21 सेट का था, प्रीवियस ईयर का, अच्छा प्रीवियस ईयर का था, बहुत बढ़िया। आपने भी हुआ क्या, हमें तो लग रहा भाई किसी 132 के बीच सिस्टम की ग्राउंडिंग कैपेसिटेंस 0.01 माइक्रोफैराड और कंडक्टेंस इतना वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ये बताए थे ना आपको। अगर मान लो, अगर सर्किट ध्यान दो, अगर कोई सर्किट है, ठीक है, मान लो ये सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज लगा हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। अब अगर इसको हटाओगे, अगर मान लो अगर चाहते हो किसी मोहल्ला का लाइन काटने के लिए तो क्या करोगे, इसको आप अलग करोगे, मान लो ये मोहल्ला से इस क्षेत्र में जो जा रहा था कट गया, तो ये देखो अलग होगा। अब ये अलग होगा, अब सोचो ये तो उच्च वोल्टेज पे काम कर रहा है, अगर उच्च वोल्टेज पे काम कर रहा है तो क्या करेगा, वोल्टेज जो है इस हवा को तोड़ देगा, और हवा को तोड़ देगा तो हवा आयन में बदल जाएगा, जब ही आयन आएगा तो करंट का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि आयन का फ्लो ही तो करंट का फ्लो है, ठीक है, फ्लो होगा। तो अगर आप सर्किट को कट भी कर दियो तो पर भी करंट आपके मोहल्ला में जाएगा, अब ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं, और यहाँ देखो और क्या होता है, ये गर्म हुआ तब तो ये हवा टूटा, गर्म हुआ तो हम गर्म ही नहीं होने देंगे, इसलिए क्या करते हैं शुरुआत में एक यहाँ प्रतिरोध लगा देते। जैसे मान लो कोई मोहल्ला से गुजरो या कोई दुकान से गुजरो, ठीक है, और अगर आप अपने बच्चे को गोदी में लिए हो, तो अगर मान लो बच्चा खिलौना मांगेगा तो आप क्या करते हो, बच्चा को दूसरे साइड दिखाने लगते हो, देखो बाबू वो क्या है वो क्या है, ऐसे करके बच्चा उस साइड देखेगा, उसके बाद रोड पार किए और उसके बाद फिर आप देखने दो जिधर जाएंगे। सेम यहाँ है, हम प्रतिरोध लगा दिए, इसको क्या किए, भुला दिए, इसको हम एक रास्ता दे दिए यहाँ से ये यहाँ से पास करेगा, लेकिन है तो प्रतिरोध उतना देर में क्या किया, इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिए। अब यहाँ से क्या होगा, चिंगारी नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस ब्रेकिंग, जिसको हमेशा समांतर में जोड़ते हैं, किसमें समांतर में जोड़ते हैं, ये बात याद आ गया, ठीक है। अब देखो इसका R बराबर क्या होता है, ये लिखना 1/2 रूट अंडर L बाय C, ठीक। तो ये क्या होगा बताओ, तो 1/2 यानी 0.5 और रूट अंडर कर लो, L कितना है, L बताओ, L आपका 6 है और B कितना है 0.01, माइक्रो का मतलब 10 और माइनस 6। अब इसका कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है बताओ, 14 आ रहा है, कितना आ रहा, चलो जितना भी आ रहा है हमें नहीं पता कितना आ रहा, 10 आ रहा है, चलो तो 10 किलो आ रहा है, जो भी करोगे आंसर बोल रहा है 10 किलो आ रहा है, 10 किलो ओम कर लोगे, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, तो आंसर D4 डॉग। डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होता है, डीसी जनरेटर है, उन्हें इनपुट क्या देंगे, तो जनरेटर कोई भी हो इनपुट यांत्रिक होगा। अब मोटर अगर है तो इनपुट क्या दोगे बताओ, मोटर में इनपुट क्या देते हो, विद्युत देते हो। आज तो ज्यादा आना चाहिए था आप लोगों का नंबर, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट है,
दिए गए कथनों में से जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प चुनें, यानी जहां से जल विद्युत बनता है। सर्ज टैंक का मुख्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव का कम करना है। सही बात है। सर्ज टैंक का उपयोग क्या करते हैं, यही ना है सर्ज टैंक, यहाँ इसी बोलते हैं सर्ज टैंक। सर्ज टैंक है ना, ये हो गया आपका पानी को कैचमेंट एरिया में जमा किया, ये पानी यहाँ से आएगा और टरबाइन पे गिरेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी तरह का इसमें हम बल्ब से रोकना चाहते हैं तो ये पानी तो ऊपर चलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा ढलान पे स्लोप पे आता है ना पानी, तो क्या होगा, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये टैंक टूट जाएगा। इसलिए यहाँ एक सर्ज टैंक बनाते हैं, जो अगर पानी रिटर्न जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बात सही बोला है। उसके बाद पेन स्टॉक क्या करता है, प्रवेश किया है और फोरवे से टरबाइन तक पानी लाता है, तो ये क्या पानी लाता है ना, तो सही बात है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी 1 आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें बोल रहा है एक अगर 10 m इंटू 10 मीटर और 4 मीटर कमरा है, उस कमरा में 150 वाट का 10 बल्ब लगा हुआ है, तो बोल रहा है और एक बल्ब रोशनी जो कर रहा है, प्रत्येक बल्ब का रोशनी इतना है 300 है, और डिप्रेसिएशन फैक्टर इतना है और यूटिलाइजेशन फैक्टर इतना है। ठीक है, तो बोल रहा है कितना औसत प्रकाश जाएगा, तो औसत प्रकाश तो बताए थे ना, क्या होता है 4 पाई गुना MSCP गुना 4 पाई इंटू MSCP इंटू टोटल नंबर ऑफ लैंप, टोटल नंबर ऑफ लैंप डिवाइडेड बाय क्या बताए थे, एरिया डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ये कर लोगे, और अगर इसी में इतना ही कर लोगे, आप देखो एक बार बताओ, ये 4 पाई है, MSP कितना है बताओ, 300 है, MSCP कितना है 300 है, और टोटल नंबर ऑफ लैंप कितना है 10 है, और क्षेत्रफल कितना है बताओ, तो 10 गुना 4 कितना हो गया 40। तो ये जो आंसर करोगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, देखना, हम ये तुम बोलोगे सर ये दोनों डाटा कहां लिए हैं, कभी कभी डाटा एक्स्ट्रा भी रहता है, लेकिन यहाँ डाटा एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ हम इसलिए हटा देते हैं क्योंकि ये दोनों लगभग जो है ना नगन इफेक्ट डालता है, नगन इफेक्ट इस पे डालेगा, समझ गए, इसलिए कभी कभी ये नहीं लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन भारी हो जाएगा। लगभग में आंसर जो इससे आएगा और इसको इंक्लूड करोगे तो सेम आंसर आएगा। ये अगर लो और ये अगर वैसे अकेला लो तो सेम आंसर आएगा। तो बहुत बार हम देखे होंगे तो यही आंसर लिख करके, यही आप फार्मूला लिख करके हम आंसर निकाल देते हैं। लेकिन अगर उचित में देखो फार्मूला क्या होता है, टोटल फार्मूला अगर लिखना चाहो तो इसी में कर लेना इनटू, देखो 4 पाई इंटू MSCP इंटू टोटल नंबर ऑफ लैंप बाय क्षेत्रफल गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर, क्या करोगे यूटिलाइजेशन फैक्टर अब बाय डिप्रेसिएशन फैक्टर डी आप कर लोगे, तो करो गुना, ये भी कर दो, देखो एक ही वैल्यू आएगा, इधर से करो इसको भी इंक्लूड कर दोगे तो कोई अंतर उतना नहीं आता है, इफेक्ट नहीं आता है। तो कभी कभी हम ये हटा के ही आंसर निकालते हैं। अब निकालो कितना आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, डी आ रहा है, तो बनाए हो कि वैसे आंसर मारे हो, रट लियो क्या, तो मैं बहुत बार इतना ही फॉर्मूला आपको लिखाता हूं, इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी ये लिखोगे तो पर भी सेम आंसर आएगा, समझ गए, थोड़ा सा अंतर होगा माइनर, ऑप्शन वैसा नजदीक में दिया नहीं रहता है। तो चलो डी आंसर आया, बोल रहा है ये फॉर्मूला पूरा लिख लो तुम, अभी के लिए तत्काल पूरा लिख लो, ये फॉर्मूला पूरा लिख लो यहां तक। अब अगर कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तुम लोग धो के मारना, बुक से अगर पढ़ने जाओगे तो ये बड़ा लंबा फॉर्मूला है, उल्टा पुल्टा है, पहले ये निकालो फिर वो निकालो फिर दिस निकालो फिर डेट निकालो, फिर भारी पड़ जाएगा। आंसर क्या हो गया, D4 डॉग। बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता। बोर्ड पे ड्राइंग शीट है, अगर कोई पेज पे कुछ लिख रहे हो बना रहे हो तो खिसकना नहीं चाहिए, कहीं से खिसक जाएगा तो फिर क्या लाइनिंग गड़बड़ा जाएगा। तो इसको पकड़वाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो टेप का उपयोग करते हैं, बिल्कुल टेप का उपयोग करते हैं। ड्राइंग पिन का करते हैं, पिन नोटिस बोर्ड पे देखो पिन जो रहता है वही पिन भी करते हैं, क्लिप भी लगाते हैं, यहाँ किनारा में क्लिप लगा देते हैं जिससे घिसके नहीं, लेकिन धागा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो D4 डॉग आंसर। ओके, वीडियो रुक रहा है, तो रुक रहा है, नेट में प्रॉब्लम है क्या, नेट तो बढ़िया नहीं रुकेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट निम्न में से कौन सा है, एक ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन में एक टावर होगा, नहीं होगा, अगर कोई तार को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो एक टावर होगा, ठीक, और वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए बताओ, तार ले जा रहे हो ना तो एक तो चालक चाहिए, चालक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, टावर हो गया, उसके बाद ट्रांसफार्मर अप डाउन करेगा वोल्टेज को, तो ट्रांसफार्मर भी हो गया। ये ट्रांसमिशन लाइन का चीजें हो गया, ठीक है। तो क्या क्या होगा बताओ, रोटर होगा, रोटर तो जनरेटर में होता है या मोटर में, ये भी नहीं होगा, स्टेटर है, ये सब तो नहीं होगा। कंडक्टर, इंसुलेशन वाइंडिंग है, इंसुलेशन वाइंडिंग कहाँ किया जाता है, मोटर या जनरेटर में, तो कंडक्टर होगा यानी तार होगा, ट्रांसफार्मर होगा वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए, और सेपरेटिंग टावर ने टावर कर लो, टावर होगा, ये चीज होगा, यानी D4 डॉग टावर होगा। खिलौना में निम्न में से कौन सा मोटर बताओ, ये खिलौना वाला तो हजारों बार बताएं, सेडेड पोल मोटर, ठीक है। स्प्लिट फेज मोटर कहाँ बताओ, कभी मछली बाजार गए हो, मछली बाजार जाओगे तो मछली को जो पानी घुमाने वाला पंप लगा रहता है वो स्प्लिट फेज मोटर है, स्प्लिट फेज मोटर। या नहीं तो आपका जो कूलर है, कूलर में जो लगा रहता है स्प्लिट फेज मोटर। और पंखा जो रहता है, पहले जो पंखा आता था टेबल फैन, उसमें स्प्लिट फेज मोटर लगा रहता था, पहले का पंखा, अब नहीं, ठीक है, पहले। और छोटा पंखा अगर हो खिलौना वाला, उसमें सेडेड पोल लगा रहता है। कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर उच्च बल आघूर्ण के लिए लगाते हैं, इंडस्ट्री समय जहां फैक्ट्री समय ज्यादा टॉर्क चाहिए वहां ये लगाते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी फैक्ट्री में यूज करते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट पिच वाइंडिंग विकृत हार्मोनी को कम करता है। सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाला शॉर्ट पिच वाइंडिंग विकृत हार्मोनी को कम करता है। तो सही बात है, सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए कम ओवरहैंग कॉपर की जरूरत होती है, इसलिए ये सस्ते होते हैं। ये भी बात सही है, यानी ये तो दोनों सही लग रहा है, दोनों सही है। डी फोर कैट सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाला शॉर्ट पिच वाइंडिंग विकृत हार्मोनी को कम करता है। ठीक है, विकृत हार्मोनी को कम करता है, ये सही बात है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर एक नॉर्थ पे रखो, साउथ पे नहीं रख करके, एक नॉर्थ पे है कॉइल, एक साउथ से पहले, इसको शॉर्ट पिच बोलते हैं। एक तो इससे कॉइल कम लगेगा और दूसरा इससे हार्मोनिक भी कम होता है। हार्मोनिक मतलब देखो, हम चाहते हैं ये वेव, लेकिन क्या होता है अगर कभी कभी ये वेव बन जाता है, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको शॉर्ट पिच करना पड़ेगा, कोडेड वाइंडिंग करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करना पड़ेगा। इसी बोलते हैं कोडेड वाइंडिंग, शॉर्ट कोड। ये इसमें हार्मोनिक होता है, इसमें लॉस ज्यादा होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, दोनों सही होगा। कब तक वीडियो सबका रुक रुक के चल रहा है, सबका रुक रुक के चल रहा है, सबका नहीं रुक रुक के चल रहा है। वीडियो रुक रुक के बोल रहा है, चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है देख लीजिए। चल रहा है तो बोला रुक रुक के चल रहा है, सर वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। अच्छा, तो लगता है इसी का सस्ती तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, इधर सबका सही है। भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हाईएस्ट क्रेन आमतौर पर निम्न में से कौन सा? तो हाईएस्ट क्रेन आमतौर पे क्या होता है, सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर। लेकिन अगर ऑप्शन में सीरीज मोटर दिए तो कौन सा मोटर लगाओगे? स्लिप रिंग लगाओगे, बहुत बार बताएं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। पहले देखना, अगर श्रेणी मोटर है, डीसी श्रेणी मोटर, वो लगाना। अगर डीसी श्रेणी मोटर नहीं है तो क्या लगाओगे? स्लिप रिंग। क्यों? क्योंकि इसी में बाहर से हम स्लिप लगा करके प्रतिरोध जोड़ते हैं। और अभी आप तो पढ़े हो ना, टॉर्क समानुपाती पढ़े हो, स्लिप भी स्क्वायर और रेसिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या होता है, बाहर से रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस को अगर बढ़ा दोगे तो टॉर्क बढ़ेगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में इसका उपयोग करते हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। किसी वर्कशॉप में 5 HP का 415 वोल्ट पर चलने वाला 3 फेज मोटर लगाया जाना है, सही बात है। इस मोटर के लिए निम्न में से किस डिस्कनेक्टिंग स्विच का चयन किया जाना है? स्विच का चयन बोल रहा है तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाओ, P बराबर VI cos थीटा। ठीक, तो ये हो गया किसके लिए? ये हो गया सिंगल फेज के लिए। लेकिन 3 फेज पूछा है तो √3 कर लो, √3। ये लाइन वोल्टेज होता है, ये लाइन करंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ करोगे अगर तो √3 गुना VL कितना दिया हुआ, 415। ये मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम उपयोगिता, बस यही सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, इसका आंसर ये करना था।